हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश क्लास। और हम सॉल्व कर रहे थे इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। लास्ट सेशन में हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसमें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स थे। और लास्टली हमने लिटरेचर पोर्शन भी स्टार्ट कर दिया था। अप टू क्वेश्चन नंबर 35 हमने डिस्कस कर लिया था। इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा। And do not forget to like and subscribe the channel लर्न करो क्लास 11 and 12। मैं हूं श्रेया, आपकी इंग्लिश मेंटर। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे भी हमने एक सेपरेट सेशन रखा था जिसमें हमने एंटायर एनालिसिस किया था क्वेश्चन पेपर का, उसका फॉर्मेट क्या आने वाला है और मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको चॉइसेस प्रोवाइडेड है कि आपको ओनली एंड ओनली कितने क्वेश्चन आउट ऑफ हाउ मेनी अटेम्प्ट करने हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और आपकी डेफिनेटली सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। ऑलराइट, तो लास्ट सेशन में 35 तक हमने कवर कर लिया था, उससे आगे हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट क्वेश्चन दैट फॉलो। अब एक आपको एक्सट्रैक्ट गिवन है, उसको अच्छे से पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने हैं। तो टाइनी वेस्टीज ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न सो एंड सो एंड सो। आप पूरा पैराग्राफ रीड करोगे। ऑलराइट, मैं यहाँ पे शॉर्ट में अब क्वेश्चन एंड आंसर्स पे आ रही हूँ। तो पहले आप याद कर लो कहां से लिया गया है ये। टाइनी वेस्टीज ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, विलियम डगलस वाला चैप्टर द डीप वाटर। ऑलराइट, याद आ गया सबको। सो व्हाई डिड डगलस गो टू स्विम एट लेक वेंसवर्थ? क्यों गए थे वो वहां पर स्विम करने के लिए? ऑप्शन है टू शोकेस हिज स्किल्स फॉर ऑल हु हैड डाउटेड हिम। क्या वो शो करना चाहते थे अपने स्किल्स? नो, वो शो नहीं करना चाहते थे, इसलिए तो नहीं गए थे डेफिनेटली वो। नेक्स्ट है टू ऑनर द एफर्ट्स ऑफ हिज स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। क्या वो टोकन ऑफ ऑनर प्रेजेंट करना चाहते थे स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को, इसलिए गए थे? नहीं, वो इसलिए भी नहीं गए थे। थर्डली बोला है टू बिल्ड ऑन हिज एबिलिटी ऑफ स्विमिंग इन अ नेचुरल वाटर बॉडी। अब तक वो स्विमिंग पूल में स्विम कर रहे थे, क्या वो अब नेचुरल वाटर बॉडी में स्विम करने के लिए टेस्ट करना चाहते थे अपने आप को? नो, इट इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। लास्टली है टू नो फॉर श्योर दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ ड्राउनिंग इन वाटर। तो क्या वो इसलिए गए थे क्योंकि वो अपने आप को श्योर करना चाहते थे, बिकॉज उनको एक हॉन्टिंग फियर था, ही वाज फोबिक ऑफ ड्राउनिंग, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे मिसहैप हो चुके थे इससे पहले, तो वो अपने आप को अश्योर करना चाहते थे। टू नो फॉर श्योर दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर। कौन सा फियर? फियर ऑफ ड्राउनिंग इन वाटर। तो इसीलिए वो गए थे वहां पर लेक वेंसवर्थ में स्विमिंग करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सो 36 का है डी। ऑलराइट, नेक्स्ट select the option that lists the correct inference based on the information in the extract। अब जब ऐसे बोला है कि रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट, तो एक बार आपको क्विकली दोबारा से एक्सट्रैक्ट गो थ्रू करना है। पहले तो आप पेशेंटली पढ़ोगे और जब ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो एक क्विक रीड देना होता है, क्योंकि जितने अच्छे से आप समझ चुके होंगे ना पैराग्राफ को, उतने अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। लाइक ट्रिग आइलैंड एंड स्टैम्प एक्ट आइलैंड आर बोथ लोकेटेड इन वेंसवर्थ। तो ये दोनों क्या लेक वेंसवर्थ में लोकेटेड थे? आप पैरा पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली गिवन है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ओके, सो स्टैम्प एक्ट आइलैंड ये रहा एंड ट्रिग्स आइलैंड ये रहा, और ये दोनों ही पार्ट थे लेक वेंसवर्थ के। तो ये वाला आंसर हमारा राइट है। अभी लग रहा है लेकिन हमें जंप ऑन नहीं करना है कि हमारा यही आंसर राइट है, हमें सारे ऑप्शन देखने हैं। लेक वेंसवर्थ इज अ पार्ट ऑफ ट्रिग्स आइलैंड, ऐसा नहीं है, इट्स वाइस वर्सा, तो ये वाला तो रॉन्ग है, हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैम्प एक्ट आइलैंड इज 2 माइल अवे फ्रॉम न्यू हैम्पशायर। 2 माइल तो स्विम किया था डगलस। ऑलराइट, सो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है स्टैम्प लेक वेंसवर्थ इज कनेक्टेड बाय डॉक्स टू न्यू हैम्पशायर। डॉक में उन्होंने क्या करा था? डाइव इन किया था, तो ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है आपका? ए। 37 का ए, ट्रिग्स आइलैंड एंड स्टैम्प एक्ट आइलैंड दोनों ही आर लोकेटेड इन लेक वेंसवर्थ। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द रीजन फॉर द रिटर्न ऑफ टेरर? व्हाई वो जो टेरर था वाटर का, ड्राउनिंग का, क्यों रिटर्न हुआ करता था?
बिकॉज ए है सुपरस्टिशियस अबाउट द डॉग एट ट्रिग्स आइलैंड, क्या वो सुपरस्टिशियस थे इसलिए? नो। नेक्स्ट इज रीसेंट रिपोर्ट्स अबाउट ड्राउनिंग इंसिडेंट्स, क्या इस वजह से क्योंकि वहां पे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे अबाउट ड्राउनिंग? नो। प्रायर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस, क्या इससे पहले भी कोई एक्सपीरियंस रिलेटेड था विलियम डगलस के साथ? डेफिनेटली था, एक बार when he was with his father at a seashore and secondly in the swimming pool, जब एक बिग बुली बॉय ने उन्हें थ्रो इन कर दिया था। ऑल राइट, तो ये हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज वार्निंग बाय द एक्सपीरियंस स्विमर, क्या ये रीजन था? नो। तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है? प्रायर ड्राउनिंग एक्सपीरियंसेस की वजह से दैट फियर वुड रिटर्न, दैट हॉरर वुड रिटर्न। नेक्स्ट, so 37 is A and 38 is C, correct answer. Next is Douglas mentions that the old sensation returned in miniature. He means that he felt the familiar feeling of fear dash. अब ये आपको फिल करना है कि कौन सा इसमें करेक्टली प्लेस हो रहा है, at regular intervals, on a small scale, repeatedly या without notice। तो अब आपको पता है विदाउट नोटिस तो डेफिनेटली हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। ये रिपीटेडली हुआ करता था, रिपीटेडली हुआ करता था। अब जब उन्होंने स्विमिंग सीख ली थी तो नहीं, ये कहीं ना कहीं कम हो चुका था, कुछ कम पेस पे होता था। देन एट ऑन ए स्मॉल स्केल, यस ये हो सकता है। एंड एट इरेग्युलर इंटरवल्स, तो ये भी नहीं है। तो कौन सा करेक्ट आंसर हुआ? ऑन अ स्मॉल स्केल। अब उन्होंने इसे कॉम्बैट करने की काफी प्रैक्टिस करी थी, उन्होंने ड्राउनिंग को कॉम्बैट करने की फियर को क्या करा था, उन्होंने स्विमिंग सीखी थी, तो अब उनको फियर रिटर्न तो होता था बट ऑन अ स्मॉल स्केल। तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो गया? बी। ऑलराइट, नेक्स्ट है हाउ डिड डगलस हैंडल द ओल्ड सेंसेशन। उन्होंने क्या किया था ये हैंडल करने के लिए ओल्ड सेंसेशन? कौन सा ओल्ड सेंसेशन? ऑफ ड्राउनिंग, ऑफ फोबिया टू ड्राउनिंग वाटर। देन क्या करा था उन्होंने? ही एड्रेस्ड इट, ही अवॉइडेड इट, ही सबमिटेड टू इट और स्टेड इनडिफरेंट टू इट। तो डेफिनेटली वो इनडिफरेंट तो नहीं रहे थे। नेक्स्ट, क्या उन्होंने गिव अप कर दिया था कि अब हो रहा है तो हो रहा है, क्या करें? नहीं, उन्होंने ये भी नहीं किया था। नेक्स्ट, ही अवॉइडेड इट, कि जब फोबिक है तो फिर उस जगह पर ही मत जाओ। नहीं, उनका मन करता था कि वो वाटर बॉडीज पे जाए, तो इट इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। ही एड्रेस टू इट, उन्होंने बोला हाउ, कि इसकी वजह से उनको क्या फील होता था? एज ए फील पैरालाइज, क्योंकि उनका मन करता था वाटर बॉडीज पे जाने का बट फोबिया रिटर्न होता था, तो उन्होंने क्या करा? ही एड्रेस टू इट एंड ही लर्न स्विमिंग। सो इट इज द करेक्ट आंसर। 39 का है बी ऑन अ स्मॉल स्केल एंड 40 का है ही एड्रेस टू इट, ए। नेक्स्ट इज रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब दूसरा एक्सट्रैक्ट गिवन है, आपको ये रीड करना है एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर। तो मैं आपको याद दिला दूं कि सेक्शन जो सी है आपका उसमें लिटरेचर वाला, उसमें आउट ऑफ 30 आपको 26 अटेम्प्ट करनी है। 4 की आपके पास चॉइसेस है जिन्हें कि आप छोड़ सकते हो, तो वो फिर कौन से होने चाहिए जिसपे आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं समझ आ रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है या फिर भूल गए। क्वेश्चन आपको छोड़ के आने हैं, उनको वाइजली चूज करो। कोई भी डाउटफुल है, एटलीस्ट 4 आउट ऑफ दोस 30 आप छोड़ सकते हो ना, तो रॉन्ग अटेम्प्ट मत करना। और कौन से छोड़नी है ये वाइजली चूज करना। ऑलराइट, तो अब एक्सट्रैक्ट है द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। कहां से लिया गया है ये? एलिमेंट्री स्कूल वाले चैप्टर से। एक्चुअली चैप्टर इन इट वाज अ पोएम। ऑलराइट, सो इट वाज पोएम नंबर 2 ऑफ योर बुक। सो इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट ड्रॉज अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ व्हाइल डिस्क्राइबिंग द बॉय एज पेपर सीमिंग। पेपर सीमिंग क्यों बोला गया है उस बॉय को यहाँ पर? पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आईज, बिकॉज ही वाज माल न्यूट्रिशन। यस, he was untidy, बट क्या इस वजह से उसको पेपर सीमिंग बोला गया है? क्या ये रिलेटेबल है? नहीं, नो, क्योंकि वो आइसोलेटेड है, वो तो ग्रुप में है, क्लासरूम में है, तो आइसोलेटेड तो नहीं है। नेक्स्ट इज ही अबंडेंट? नो, ही इज नॉट अबंडेंट। सो आंसर क्या है? ही इज कॉल्ड पेपर सीमिंग बिकॉज ही इज माल न्यूट्रिशन, ही इज नॉट हैविंग एक्सेस टू अ बैलेंस्ड डाइट। सो 41 का है ए। नेक्स्ट जाते हैं, which option has the underlined phrase that applies the poetic device used for rat's eye? rat's eye बोला है ना, अब उससे रिलेटेड है he shut up so and so, she runs as so and so, he is considered the so and so and she ran away so and so। तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे आधों में ही बोला है, आधों में शी बोला है, और rat's eye एक बॉय के लिए यूज हुआ है, तो शी वाले ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली यहीं पे पढ़ने से पहले कट हो गए, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, अब बचे दो में ही बोला है। He shut up like a clam
व्हेन इंटेरोगेटेड, क्या वहां पे कोई इंटेरोगेशन हो रहा था? नहीं हो रहा था। फिर भी हम अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन कंसीडर करते हैं। ही इज कंसिडर्ड द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। ब्लैक शीप मतलब काम एंड क्वाइट, हु इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, ऑलराइट, एंड सर्चिंग फॉर समथिंग। सो हमारा आंसर है सी वाला, एंड ये इंटेरोगेशन नहीं हो रही थी वहां पे, तो इसलिए हमें इसे कंसिडर नहीं करना है। मिल गया 42 का सी। नेक्स्ट आ जाते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। द टॉल गर्ल्स हेड इज वेट डाउन ड्यू टू द डेथ। अब जो वो टॉल गर्ल है उसका हेड वेट डाउन क्यों हो रखा है, क्या रीजन है उसके पीछे? सबसे पहले इफेक्ट ऑफ द डिजीज, क्या उसे कोई डिजीज है? नहीं, उसको कोई डिजीज नहीं। नेक्स्ट इज नीड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जब हम पढ़ते हैं, बुक रखी होती है टेबल पे या हमारे लैप पे, तो हम ऐसे करके पढ़ते हैं ना, तो बोला है कि क्या वो कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाने के लिए इस वजह से हेड डाउन है उसका? नो। नेक्स्ट इज डिजायर टू रिमेन अननोटिस्ड। क्या वो किसी से छुप रही है वहां पे, इसलिए उसने हेड डाउन कर रखा है? क्योंकि जब हम छुपते हैं तो हम हेड डाउन करते हैं। नहीं, वो वहां पे किसी से हाइड अवे नहीं कर रही है। एंड नेक्स्ट इज बर्डन ऑफ पॉवर्टी। डेफिनेटली जो वो बर्डन ऑफ पॉवर्टी है उस गर्ल पे, उसकी वजह से उसका हेड डाउन है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है और उसमें होपलेसनेस प्रेजेंट है। सो बर्डन ऑफ पॉवर्टी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड इट इज द करेक्ट फॉर द ब्लैंक। द टॉल गर्ल्स हेड इज वेट डाउन ड्यू टू द बर्डन ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट 42 का सी है, 43 का डी। क्लियर? The literal meaning of reciting refers to delivering the lesson aloud. अब ये तो literal meaning है, lesson recite करते हैं ना हम, जैसे छोटे बच्चों को पोएम जब लर्न कराई जाती है, एक सेंटेंस जो है पोएम का कौन बोलता है? टीचर, और फिर पूरी क्लास, इंटायर क्लास उसको रिपीट करती है, रिसाइट करती है। तो लिटरल मीनिंग तो यहाँ पे ये है, लेकिन refers to the delivering the lesson aloud. What does its figurative meaning refers to? यहाँ पे इसका figurative meaning कहाँ है, कहाँ यूज हुआ है reciting? That boy is reciting his father's gnarled disease. All right, याद आ गया कहाँ से है? जब आपको ऐसा कोई वर्ड गिवन हो और आप कनेक्ट ना कर पा रहे हो, दोबारा से आप अपना वो एक्सट्रैक्ट देखो, उसमें ढूंढो कहाँ पर गिवन है ये वर्ड, और उससे कनेक्ट करके फिर आंसर अटेम्प्ट करो। सो शोइंग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इन द लेसन, क्या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इन द लेसन की जगह फिगरेटिव मीनिंग है इसका? नो। कैरिंग हिज फादर्स डिजीज, डेफिनेटली मैंने आपको बताया दैट बॉयज रिसीटिंग हिज फादर्स gnarled disease. सो ये आंसर कंसिडरेबल है, लेकिन हमें जंप इन नहीं करना है, सारे ऑप्शन देखने हैं। रिजाइनिंग टू हिज डिजीज एंड कंडीशन, क्या उसने गिव अप कर दिया है अपनी डिजीज के लिए, या फिर वॉइसिंग? नो। सो वॉइसिंग द पुअर कंडीशन ही लिव्स इन, तो ये तो डेफिनेटली नहीं है, आपको पता चल गया। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा बेस्ट सुटेबल? ही इज कैरिंग हिज फादर्स gnarled disease, reciting that. सो फिगरेटिव मीनिंग यहाँ पे gnarled disease का है, जो कि उसने अपने फादर से इनहेरिट करी है। ऑलराइट, हाउ डज द अननोटेड पीपल प्रेजेंट अ कंट्रास्ट टू द अदर्स? अब एक बच्चे के लिए अननोटेड पीपल यूज करा गया है। अगर आप ना कनेक्ट कर पाओ तो दोबारा से पैराग्राफ में देखो ये वर्ड कहाँ गिवन है। ऑलराइट, ही अपीयर्स टू बी इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, क्या वो एक वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स में है? ही स्ट्रगल विद द फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स, क्या वो स्ट्रगल कर रहा है विद द फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स? तो ये तो हमें नहीं लग रहा है। He seems taller than most, इसलिए वो unnoted है। No, he is not taller than others. Next is he sits in the dimmest part of the classroom. No, वो क्या कर रहा था? वो बच्चा जो सबसे पीछे था, जो unnoted था, वो ट्री रूम में स्क्विरल को प्ले करते हुए देख रहा था। So he appears to be in a world of dreams. जो चैप्टर वहां चल रहा था ना, उसमें उस बच्चे का ध्यान नहीं था। वो कहाँ पे ध्यान दे रहा था? ट्री रूम में जो स्क्विरल प्ले कर रही। So 44 का है सी, कैरिंग हिज फादर्स डिजीज, कौन सी डिजीज? gnarled disease. एंड 45 का है ए, ही अपीयर्स टू बी इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। नेक्स्ट में आते हैं, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब आपको एक और एक्सट्रैक्ट गिवन है, he said I was unhappy that made my wife kind of mad so and so. तो कौन से चैप्टर से लिया गया है ये? द थर्ड लेवल से। ऑलराइट, आप पूरा एक्सट्रैक्ट रीड आउट करेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। Why did Sam's verdict make Charlie's wife mad? तो सैम ने जो कुछ भी बोला था उसकी वजह से जो चार्ली की वाइफ है लुइसा, why was she feeling as if of mad? It made it difficult for her to accept that Charlie would consult a psychiatrist. क्या चार्ली एक साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करेगा? ये बात सुन के लुइसा ऐसा फील कर रही थी? नो। तो इस वजह से तो लुइसा ऐसा फील नहीं कर रही थी। ऑलराइट, नेक्स्ट जाते हैं, इट सीम टू सजेस्ट टू हर दैट शी वाज द कॉज ऑफ द चार्लीज अनहैप्पीनेस।
क्या बोला था सैम ने? दैट प्रेजेंट सिनेरियो की वजह से जो भी अनहैप्पीनेस है चार्ली की लाइफ में वो उससे रन अवे करना चाहता है, इसलिए ऐसा उसके साथ हुआ है दैट ही वेंट टू थर्ड लेवल इन हिज ड्रीम्स। तो उसको लग रहा था लुइसा को कि चार्ली इज अनहैप्पी बिकॉज ऑफ हर, वो अपने आप को रीजन मान रही थी चार्ली के इस बिहेवियर का। दैट्स व्हाई शी वाज फीलिंग एज इफ मैड। ऑलराइट, सो ये कंसिडरेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट है इट मेड हर अवेयर ऑफ चार्लीज डेलिकेट स्टेट ऑफ माइंड। नो, इट इज नॉट apt. Next is it offended her that Charlie and Sam collectively accused her. Definitely ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो हमें पता चल गया हमारा आंसर कौन सा है, B, 46 का B. Next is Sam's explanation to the reaction of the Charlie's wife was dash in the net. तो अब सैम ने जो कि साइकेट्रिस्ट है एक एक्सप्लेनेशन दिया था लुइसा को कि ये एस्केप फ्रॉम रियलिटी क्यों है, उसकी वजह से नहीं है, उसकी वाइफ की वजह से नहीं है, ये करंट सिनेरियो की वजह से है कि यहाँ पे बहुत इनसिक्योरिटी है करंट वर्ल्ड में, बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, लोग बहुत एंशियस है, वॉरफेयर है, बहुत कुछ है, बहुत सारे निगेटिविटी है, उसकी वजह से बहुत से लोग रन अवे करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे चार्ली के साथ हुआ। सो उसकी एक्सप्लेनेशन कैसी थी? इट वॉज क्रिटिकल, नो इट वॉज अग्रेसिव, नो इट वॉज क्लैरिफाइंग, डेफिनेटली इट वॉज क्लैरिफाइंग। इस तरह से जो सैम है साइकेट्रिस्ट ने, उसने चार्ली और लुइसा को क्लैरिफाई करा था कि रीजन क्या है एस्केप करने का इस थॉट प्रोसेस का। तो इट वॉज क्लैरिफाइंग और इट वॉज एक्यूसेटरी। नो, इट वॉज नॉट एक्यूसेटरी। सो आपका आंसर हो गया 47 का सी, क्लैरिफाइंग। ऑलराइट, सो 46 का है बी एंड 47 का सी. Next is select the option that signifies the condition of people of the modern world mentioned in the extract. Unsure, lazy, offensive, anxious and afraid. अब इसमें से आपको चूज करना है कौन से करेक्ट है, ठीक है? तो क्या हम अनश्योर हैं? अनश्योर तो है। क्या हम लेजी हैं? नहीं, लेजी नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑफेंसिव है, नहीं ऑफेंसिव नहीं है। एंक्शियस है, हाँ है। नेक्स्ट इज अफ्रेड है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशंस, हाँ है। तो हमें कौन कौन सा लगा? 1, 4 एंड 5। हमारा ऑप्शन डी हमें यहाँ पे मिल गया करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द कॉज इफेक्ट सेट, कि क्या कॉज है और उसका इफेक्ट क्या है, आपको चूज करना है। कॉज है चार्ली स्टैम्प कलेक्शन और इसका इफेक्ट हुआ था वॉन्डरिंग टू द थर्ड लेवल। नो, क्या उस स्टैम्प कलेक्शन की वजह से वो थर्ड लेवल पे पहुंचा था? नहीं। नेक्स्ट है एवरीबॉडी वांट्स टू एस्केप, ये कॉज है और इसका इफेक्ट है मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। तो ये इफेक्ट नहीं है डेफिनेटली इस चीज का, लेकिन ये वाइस वर्सा है, इस वजह से ये होता है, ठीक है? मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी वांट्स टू एस्केप। लेकिन यहाँ पे तो वाइस वर्सा गिवन है, तो फिर ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट इज कॉज है चार्ली इज वॉन्डरिंग इनटू द थर्ड लेवल, ये हुआ बिकॉज ऑफ चार्ली स्टैम्प कलेक्शन, ये इसको ऑपोजिट गिवन है, तो इसका भी इंटर रिलेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है? डी पे आ जाते हैं कि क्या कॉज है मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योरिटी और इसका इफेक्ट होता है एवरीबॉडी वांट्स टू एस्केप। तो डेफिनेटली जो हमने यहाँ डिस्कस करा था कि वाइस वर्सा होना चाहिए था, यहाँ पे ये ऐसे ही गिवन है, तो आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट पे जाते हैं, why didn't Charlie's grandfather need refuge from reality? चार्लीज के ग्रैंडफादर को, चार्ली के ग्रैंडफादर को रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी क्यों नहीं चाहिए था? He was too busy to bother? No. He had chosen to deny his reality? No. He lived in peaceful time? Yes, because it was the time before the world war. उस टाइम वर्ल्ड बहुत काम था, बहुत पीसफुल था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, ही वॉज वेरी सिक्योर पर्सन, इस वजह से नो। सो अभी यहाँ पे श्योर हो गया कि 50 का है सी आपका करेक्ट आंसर। नो अटेम्प्ट द फॉलोइंग, अब जो आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स गिवन है, इसमें क्या है? इसमें आपको कोई पैराग्राफ गिवन नहीं है, कोई ट्रैक गिवन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर है। ऑलराइट, इसलिए क्या हो जाता है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ द चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कनेक्ट करने के लिए एक्सट्रैक्ट और पैरा नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन। In keeping quiet, the poet does not want the reader to confuse his advice for dash with the total inactivity. Experimentation, no. No. Then relaxation, no. Isolation, no. Introspection, भाई ये वर्ड ही इतनी बार यूज हुआ है पोएम में ना, इंट्रोस्पेक्ट करो अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, तो यही तो यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है डी, एंड आई एम श्योर ये आपको सभी को बिल्कुल याद होगा। On his way to school, Franz says that he had the strength to resist
strength to resist and chose to hurry off to school. The underlined phrase suggests that Franz was strength to resist. काहे के लिए resist कर रहा था? उसका मन कर रहा था बाहर bright sunny day है, chirpings of the birds और marching soldiers, ये सब देखने में उसको बहुत मजा आ रहा था, ठीक है? So he was hesitant? No. He was threatened? क्या उसमें कोई threatening point आता है? नहीं आता. He was rather tempted, उसका मन कर रहा था वो सब जाने का और वो beautiful weather enjoy करने का, लेकिन वो स्कूल जाना पड़ रहा था उसको क्योंकि जाना होता है, ठीक है? तो tempted is the correct one. लेकिन लास्ट ऑप्शन है repentant, he was repenting? No. So हमारा करेक्ट आंसर हो गया C, tempted. नेक्स्ट जाते हैं, 50 का है C, 51 का D and 52 का C. So 53rd है, select the suitable option for the given statement based on your reading of Law Spring. इसमें दो स्टेटमेंट आपको गिवन है. The writer notices that Sahib has lost his carefree look, and second है Sahib has had to surrender his freedom for ₹800 per month. अब आपको बताना है क्या फर्स्ट फॉल्स है, क्या फर्स्ट फॉल्स है. ऐसा था केयरफ्री लुक चला गया था साहिब का, नहीं, तो फिर ये तो ट्रू है ना, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया. टेक्स्ट है बोथ 1 and 2 आर ट्रू. साहिब हैज हैड टू सरेंडर हिज फ्रीडम टू, तो दोनों ट्रू हैं, ट्रू तो हैं दोनों, हाँ दोनों ट्रू हैं. नेक्स्ट इज 2 इज द फैक्ट ऑफ 1, क्या 2 की वजह से 1 था, नहीं. क्या 1 की वजह से 2 था, तो ये भी नहीं है, क्योंकि 1 की वजह से राइटर नोटिस, क्या केयरफ्री लुक उसका इसलिए चला गया था क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया था, तो ये भी नहीं है. तो हमारा करेक्ट आंसर 53rd का क्या हो जाता है, बी. तो हमारा करेक्ट आंसर 53rd का हो जाता है बी. बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट वन. नेक्स्ट इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द क्वालिटीज ऑफ डगलस ट्रेनर. डगलस की ट्रेनर जो थे उनमें क्या क्या क्वालिटीज प्रेजेंट थी. वो एडवेंचरस, ऐसा कुछ नहीं गिवन है. वो जनरस, ये भी कुछ नहीं पता चलता है हमें. नेक्स्ट है he was patient. डेफिनेटली he was patient, क्योंकि द पेशेंट पुली उन्होंने टीच किया था उसको स्विमिंग, क्योंकि वो फोबिक थे बिकॉज ऑफ वाटर ड्राउनिंग इंसिडेंट्स इन द पास्ट टाइम. नेक्स्ट इज he was methodical. डेफिनेटली he was methodical, क्योंकि उन्होंने क्या था प्रोसेस बाय प्रोसेस उसको टीच किया था. इनहेल एक्सेल करना, बेल्ट को उनकी वेस्ट अराउंड टाई करना विद अ पुली. तो he was using different method. He was definitely methodological. Next is he was encouraging. He was encouraging him. Definitely yes. Then he was courageous. तो ये यहाँ पे कहीं कंटेक्स्ट में फिट नहीं बैठ रहा है, तो ये नहीं हो गया. तो 3, 4 और 5 हमें करेक्ट लग रहा है. 3, 4 और 5 हमें बी में गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं. आंसर 53 का है बी और 54 का है बी. Next is the metaphor leaf sky is used by Stephen Spender to bring out what? The image of the sky high construction. क्या image sky वाली बात करी गई है यहाँ पे construction site से related? नहीं. A response to death and destruction? No. The strong dreams and aspirations of the children. Lead sky का मतलब strong dream था? नहीं था. Next है a sense of hopelessness and despair. क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था क्या कि इन बच्चों का जो फ्यूचर है it is clouded, it is not clear. Why? A sense of hopelessness or despair. इसलिए metaphor यूज हुआ है लेड स्काई, जिसमें कि सब कुछ easy होता है और unclear होता है. ठीक है, तो हमारा डी करेक्ट आंसर हो गया 55 का. नेक्स्ट आ जाते हैं. Sadao servant leaves his house but none of them betrays the secret of the American POW मतलब prisoner of war. Select the option that explains this. अब इसमें बोला है the servants truly believe that they must not be a part of the household which sheltered the prisoners of war, but they love and the loyalty of Sadao made them keep the secret. तो हाँ, ये हमें लग रहा है कि ये करेक्ट आंसर है. Next, the servant knew that the information about the POW prisoner of war would result in punishment for them. उनको ऐसा नहीं लग रहा था, वो तो खुद से गए थे छोड़कर, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए किसी एनिमी की. Next, the servant was superstitious. क्या वो सुपरस्टिशियस थे? And they were scared of the white man. उसको देखकर डर गए थे? No. Next is the servant did not want to incur the wrath of Dr. Sadao. तो ये भी नहीं था. हमें पता चल रहा है कि हमारा आंसर है A, क्योंकि ये बिल्कुल suitable है. Next is classify 1 to 4 as fact or opinion based on your reading of the third level. अब इसमें आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन है. आपको बताना है कौन सा फैक्ट है, यानी कि कौन सा रियलिटी में था, और ओपिनियन कौन सा रियलिटी में नहीं था, बट ये एक ओपिनियन थी, एक थॉट था. ठीक है.
द फर्स्ट डे कवर्स आर नेवर ओपन। फैक्ट है या ओपिनियन है? ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट इज ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। क्या सच्ची में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री? ये तो एक थॉट था ना, एक ओपिनियन था। ऑलराइट, ये रियलिटी में नहीं था, वो सच्ची में थोड़ी ग्रो कर रहा था। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड द स्टैम्प्स। तो ये रियलिटी है बिकॉज ही हैड एन हैबिट। नेक्स्ट इज जब एग्जाम्पल दिया जाता है चैप्टर में। नेक्स्ट इज सैम वाज चार्ली साइकाइट्रिस्ट। क्या ये ओपिनियन है? नहीं, वो तो उसका फ्रेंड था और उसका ऑक्यूपेशन क्या था? कि वो थे साइकाइट्रिस्ट। सो F1, 3 and 4 and opinion is the second one. हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमें इससे मैचिंग लग रहा है और फिर ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट से जाते हैं 56 का है A और 57 का A. So identify the tone of Pablo Neruda in the following lines. Perhaps the earth can teach us so and so and so. अर्थ हमें क्या सिखाती है? कॉन्फिडेंट एंड क्लियर अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स। क्या कॉन्फिडेंस और क्लियरेंस पहले ही एश्योरेंस कर देती है? नहीं। ड्रामेटिक अबाउट द प्रेडिक्शंस। क्या ड्रामेटिसाइज करती है? नहीं। कन्विंस्ड अबाउट द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट टू फॉलो। क्या इसमें कहीं भी कन्विंसिंग पार्ट शो होता है हमें नेचर से, हमारी मदर अर्थ से? नो। Uncertain yet hopeful about the possibility. Yes, uncertain about the hopeful and about the possibility. क्यों? Because as seasons change, क्या क्या चेंजेस होती है? एक सीजन में अगर किसी ट्री की लीव्स जो है फॉल डाउन होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका डाउनफॉल ही होने लगेगा। आफ्टर सम टाइम दोबारा से जब सीजन चेंज होता है तो उसमें फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स दोबारा से ब्लूम अप करती है। इसका मतलब अनसर्टेन yet hopeful about the possibility कि after the certain time possibility है of the positiveness. All right, तो इसका डी आंसर हो गया। नेक्स्ट इज डॉक्टर सदाव mutters the word my friend. My friend बोलते हैं while he was operating that person while treating the American prisoner of war. In the light of the circumstances, we can say that this was it humorous? What is something funny? No, it was climatic. क्या इसमें कोई climax आ रहा है? No, it was ironical. Yes, it was ironical. Why? Because उन्होंने बोला है that डॉक्टर सदाव ने बोला है mutters the word my friend and reality में वो उनका enemy था जो हमारे चैप्टर का नाम है the enemy. So it was ideally he was ideally an enemy जो कि एक ओपोनेंट कंट्री से था जिससे कि वॉर चल रही थी और उन्होंने बोला फ्रेंड। तो फ्रेंड और एनिमी आयरॉनिकल। और वाज इट ओमिनियस? नो। तो हमें करेक्ट आंसर पता है, इसका है सी। नेक्स्ट हो जाते हैं द साइट ऑफ यंग ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन ऑन द वे टू द कोचिन इज डैश द पोएट्स एजिंग ब्रदर। सो फिल अप करना है लाइक अ डिवाइन एश्योरेंस। नो। इज शार्प कंट्रास्ट टू? यस, कंट्रास्ट तो है क्योंकि यंग ट्रीज और मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, इनका स्पिरिट क्या है? हाई है। और यहाँ पे उनकी मदर जो कि एजेड हो चुकी है, उनका स्पिरिट कैसा हो रखा है? उनकी एनर्जी लेवल हो रखी है डाउन। तो इसलिए कंट्रास्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट इज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द पेन फॉर? नो। द ब्रिज बिटवीन द पोएट एंड द मदर? नो। सो इट इज अ शार्प कंट्रास्ट टू। आंसर 58 का है डी, 59 का सी एंड 60 का बी इन शार्प कंट्रास्ट टू। With this we have come to the end of this session. हमने सारे के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे से डिस्कस कर लिए। आई होप ये डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल रहा हो। Still, if you have any doubts, any queries, definitely ask me in the comment section below. Learn करोगे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में you can attend live classes from anywhere, anytime. You can analyze your own performance as you will get personalized students report. आपको जो है नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बिकॉज एंटायर नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन पीडीएफ फॉर्मेट। यू मे ऑल्सो अटेंड लाइव टेस्ट, क्विज़ेस एंड असाइनमेंट्स। डाउनलोड कीजिए हमारा ऑफिशियल ऐप लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप एंड यू मे ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। दोनों के ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आई शैल टेक अ लीव नाउ एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टाइम कीप स्टडीइंग। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।